तो दोस्तों सी-टेट का एग्जाम चढ़ चढ़ के बोल रहा है और खास करके इसमें चल रहा है ईवीएस का मार चल रहा है। पूरे यूट्यूब चैनल वाले लोग सभी लोग फेल हो रहे हैं। कारण जानते हैं कि जो एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन 1 to 3 से लेकर के 5वां क्लास के जो ईवीएस क्वेश्चन पूछता था वो अब नहीं पूछ रहा है। लेकिन दोस्तों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूछ रहा है दोस्तों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर टकरा रहे हैं आपको एनसीईआरटी बुक से। एक गारंटी है दोस्तों, ये 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है उस पर काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले लोग बहुत सारे बुक लेकर के पढ़ाना शुरू कर दिए हैं कि हाँ बस इसी से आएगा। लेकिन दोस्तों सभी का गेस फेल होते हुआ नजर आ रहा है। क्या करिएगा जिससे कि आपका बेटर हो जाए? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप तैयारियां कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितनी तैयारियां किए हैं उसको रिवीजन कर लीजिए सरसरी निगाहों से। और रिवीजन करते वक्त मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। मैं आज सेशन में इससे कराऊंगा पर्यावरण का पेडागोजी। रिवीजन करते वक्त दोस्तों करना क्या है, उसके अगल बगल का क्वेश्चन, अगल और बगल का क्वेश्चन दोनों कर लेना है। अगल बगल में जितने प्रश्न बन रहे हैं सभी प्रश्नों को कर लेना है डिस्कशन के साथ। बस आपकी तैयारियां काफी बेटर हो जाएगी। अब रही बात कि सर पेडागोजी की क्या करें, ये तो भाई बेवफा बन ही गया है। 15 नंबर इधर उधर से पूछ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। अब भैया करे तो पेडागोजी का क्या करें? तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरा तरीका अपनाए पेडागोजी का। जैसे मैं सोल्व कराऊंगा उस तरीका से यदि आप सोल्व करते हैं तो आपका काफ़ी बेटर एग्जाम गुजरेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बुला लीजिए। काफ़ी लोग यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है ना वो 15 नंबर के कारण सभी तैयारियां अपनी चौपट कर लिए हैं। ये 15 नंबर के चक्कर में पड़ के मैं कहना चाहूँगा जो आप तैयारियां किए हैं उसको आप रिपीट करें, उसको रिवीजन करें, अगल बगल का प्रश्नों को देखें। प्रश्न जो है वह आ रहा है एनसीईआरटी बुक से ही, लेकिन थोड़ा सा अगल बगल से प्रश्न आ जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और किन्हीं का गेस टक्कर होने वाली बात होती है ना, किन्हीं का गेस टकरा नहीं रहा है कि हाँ भाई कितने लोग क्या किए हैं कि भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्य के जितना जानकारी है सभी पढ़ लीजिए। क्या आप हो पाएगा? क्या इस कम समय में क्या हो पाएगा? जितना पढ़ाई किए हैं सब चौपट हो जाएगा। इसलिए रिपीट करें, मैं बार बार कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अगल बगल का भी क्वेश्चन कर लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। शुरू करें अगल बगल के साथ। आप लोगों का आग्रह है मैं कराऊंगा मज़ेदार तरीका से। पेडागोजी का ऑपरेशन होगा। मेरे क्लास का जो भी स्टूडेंट मेरा संस्कृत पेडागोजी ऑल पेडागोजी देख करके गया, सभी कोई कॉल से बोले कि सर ऑपरेशन कर दिया। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा कि ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन तो मैं सुना दूंगा लास्ट में। सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मगरमच्छ, बोलना बहुत जरूरी था इसलिए मैं बोला हूँ। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ का जो होता है चमड़ा, त्वचा काफ़ी मजबूत होता है इसलिए मारा जाता है। अब खुशबू के लिए पूछेगा, अगल बगल का प्रश्न बोले तो ऑप्शन के अनुसार करना है आपको। खुशबू के लिए कर लीजिएगा हरिण, मृग बोलते हैं उसको। दांत के लिए हाथी का, सींग के लिए गेंडा का। तो ये हुआ अगल बगल का प्रश्न, ऐसे होता है। ठीक है। और कुछ खुद से भी कर लीजिएगा
क्योंकि मैं तो अधिक समय नहीं लूँगा, कम समय में कराने का कोशिश करना है शिफ्ट को। बोरा चिपचिपे चावल एक सामान्य किस्म की चावल है, मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो चावल है वह आसाम में पाया जाता है। और मैं बताऊं, चावल का सबसे पहला साक्ष्य काला हांडी मरुस्थल में उड़ीसा में है। सबसे पहले का चावल का वहाँ पे साक्ष्य मिला। बिहार की बात करें तो वहाँ मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। और तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे पोंगल पर्व मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अगल बगल की बातें। सर्दियों में मैं आपको कराऊंगा मज़ेदार तरीका से, मेरी बात सुने, क्योंकि मेरी प्रत्येक बात और मेरे यहाँ का रिजल्ट 90% होता है। काफ़ी बेटर रिजल्ट आता है मेरे यहाँ ऑफलाइन से, ऑनलाइन भी आएगा। अब की बार गर्दा उड़ने वाला है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में घोल त्वचा को रूखापन से बचाने के लिए उपयोग करती है। बताइए, त्वचा रूखा हो जाता है तो आजकल हम लोग वैसलीन का प्रयोग करते हैं, तरह तरह का कंपनी, बढ़िया बढ़िया कंपनी। ठीक है, तो बताए उसमें गुलाब जल होता है, ग्लिसरीन होता है और नींबू का रस होता है। सबसे मज़ेदार है ये, जो ठंडक भी महसूस होता है इससे, तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। अगला है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी। तो कभी भी झाड़ी की बात करें, मेरा एक यही ट्रिक है और मेरा यही मकसद है कि मैं जो भी कराऊं आपको सीटेट एग्जाम में काफ़ी फायदा करे। तो झाड़ी पर लटकाने की बात करें तो उसका नाम है सूर्य पक्षी। और सूर्य पक्षी का एक और नाम है सनबर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, वीवर पक्षी के नाम से भी शायद जाना जाता है। आप लोग देख लीजिएगा इसको, सूर्य पक्षी का बहुत सारा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। ट्रेन टिकट पर पीएनआर, तो पीएनआर का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, अगल बगल का क्वेश्चन ही होता है, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड। ठीक है, तो पीएनआर का फुल फॉर्म भी दे देगा। कहेगा सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं दोस्तों, यात्री संख्या रिकॉर्ड इसका हिंदी होता है पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं यात्री संख्या रिकॉर्ड। ठीक है, तो मेरे दोस्तों घबराए नहीं, एग्जाम से जो घबराया दिक्कत होगी। मलयालम में माँ के बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो माँ के बड़ी बहन को हम लोग तो मौसी कहते हैं, लेकिन मलयालम में वलियम्मा कहते हैं, आमूमा नानी को कहते हैं। ठीक है, कंजूमा चाची को कहते हैं, थम्मा देख लीजिएगा और दीदू देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना दोस्तों, चलिए भैया आपका अगले प्रश्न पर आते हैं। तो जो भी अगल बगल का प्रश्न कर रहे हैं उसको कर लीजिएगा, तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थान केरल में है? तो केरल में मैं वलसाड बता देता हूँ, वलसाड महाराष्ट्र में है, वलसाड है। ठीक है, केरल में तो भाई कोझिकोड है। अब रहा बात, ये तीनों राज्य को आपको देख लेना है कि कहाँ पे हैं। ये हुआ अगल बगल का प्रश्न जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदे करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सुनिएगा कि गांव का नाम जहां उगने वाला कई खेजड़ी पेड़ के कारण इस गांव के लोग पौधे और जानवरों को बहुत देखभाल करते हैं। भारत में ये गांव कहाँ पे है? तो भारत में ये गांव जो दोस्तों हो जाएगा वो खेजड़ी राजस्थान में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो देखभाल करते हैं उसको कहते हैं बिश्नोई करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जो जानवरों और पेड़ पौधों को खेजड़ी नामक गांव में देखभाल करता है वो राजस्थान में पड़ता है, और जो देखभाल करता है उसको बिश्नोई कहते हैं। तो एक क्वेश्चन हुआ अगल बगल का। ठीक है, अब है भैया कि हाथियों के झुंड का मुखिया होता है एक सेकेंड, सॉरी। हाथियों के झुंड का सबसे उम्रदराज मादा हाथी बोले तो महिला हाथी। ठीक है, तो उत्तर काफी बेटर है। हाथी वाला भी क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया अभी से लेकर। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है।
मेरे दोस्तों मिट्टी का बर्तन को बेक करके, बेक माने थपथपा करके, पीट पीट करके मजबूत बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं बेक करना। और बेक करने से मिट्टी का जो बर्तन है वह क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे का वह भाग जो दांत के दर्द या उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जब भी दांत का दर्द करता है तो पुराने लोग क्या कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लो, लौंग खा लो भैया, जहाँ पे दर्द कर रहा है वहाँ पे लौंग रख लो, दांत का दर्द दूर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, गेहूं के आटे की चपाती बनाने का क्रम बताना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आटे को गूंथ कर, उसके बाद आटों को छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, लोइयां बना करके उसको बेलेंगे और बेलने के बाद उसको आग पर पकाएंगे। आग पर पकाने के बाद छिपा में रखेंगे, छिपा में रखने के बाद मुंह में रखेंगे, चबाएंगे और बाद में उसका निष्कासन कर देंगे। हो गया ना भैया। तो ये हो गया पेट से खेत तक। तो आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न पर। अब एक नृत्य का प्रश्न पूछ रहा है जो आपके पुराने सिलेबस के अनुसार ही आ रहा है। तो घबराए नहीं, बड़े बड़े सिलेबस लेकर के बैठ जाने से आपका स्थिति काफी डैमेज हो जाएगा तैयारियां में। तो नृत्य में मुख्य रूप से जो मुद्रा एवं भावना होता है, उस मुद्रा भावना को भावना ही कहते हैं, है ना। हाव भाव जो होता है नाचते समय, मुंह का स्टाइल, हाथ का स्टाइल, उसको दोस्तों भावना ही कहते हैं। आपका उत्तर बी हो जाएगा। जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं। भैया जो बोलेगा नहीं, जो सुनेगा नहीं, वो कैसे सीखेगा? काफी मजबूरी होगी ना। तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं होगा शायद। निम्नलिखित में कौन सा अन्न से भिन्न है? सबसे भिन्न है कौन सा? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना, सब में पानी है, लेकिन ये पहाड़ अलग चीज है दोस्तों। अब कितने लोगों को माइंड में बैठा है कि सर जो पहाड़ से पानी गिरता है। मेरे दोस्तों मेरी बात सुनिए, पहाड़ से पानी गिरता है तो पहाड़ में से नहीं गिरता है। बात समझे ना। चलिए अगले प्रश्न पाइए। और ये आपका कूट दिया हुआ है और कूट को अच्छे से कूट देना है ना। मैं अपने जो एग्जाम मैं जो वीडियो बनाता हूँ अपने YouTube चैनल पर, मेरे से जितने लोग जुड़ते हैं, आज एक कॉल से बात हुई है और मैं बार बार बोलता था कि मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा। मैं उनसे पूछा कि भैया आपका एग्जाम कैसा गया? तो आप ही की तरह मैं ऑपरेशन कर दिया हूँ। उनका जवाब यही था। तो आप लोग भी ऑपरेशन करके आइए, और मैं तो ऑपरेशन यहाँ कर ही रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के बाल केंद्रित प्रकृति को इंगित करता है? तो बाल केंद्रित के लिए हो गया कि स्कूल विद्यार्थियों के जीवन के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ेंगे। भाई बहुत अच्छी बात है। रटने को हतोत्साहित करेंगे। आपके साथ रटना तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव तो हतोत्साहित भी है। मतलब रटने को हतोत्साहित करना माने रटने को लिए मना करना। ठीक है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, माने किताब के ज्ञान से निकल के बाहरी ज्ञान से जाना, माने प्रस्थान करना। भाई इससे बेटर हो सकता है क्या? नहीं होगा। स्कूल, घर, समुदाय के बीच सीमाएं आपका गलत जाता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आपका उत्तर ए, बी और सी हो जाएगा। तो घबराए नहीं, जब तक है मेरा चैनल तब तक कल्याण ही होगा। और कितने लोगों का कल्याण हुआ है। आप लोग एग्जाम देख के आइएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा एग्जाम कैसा गया। हाँ भाई, कभी कभी मुझे सुनना पड़ता है कि भाई कोई शिफ्ट में काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा ना। बात समझे कि नहीं? चलिए ये भी कूट है। सबसे पहले कूट को देखें और आप कूट को कूटा किया जाए। निम्नलिखित में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए उद्देश्य हो सकता है। तो विद्यार्थियों को स्वयं सीखने पर चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। भाई प्रोत्साहित तो करेंगे ना भाई।
नए ज्ञान के उत्पन्न करने के लिए स्थान पर समय स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करेंगी। बहुत अच्छी बात है, नया ज्ञान देकर बच्चों को आकर्षित करेंगे, अच्छी बात है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रतिभागी रूप में व्यवहार करना और ज्ञान के निश्चित निकाय से प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। बात सही है, क्योंकि ये भी नेगेटिव लेकर के यहाँ पे नेगेटिव पटका, तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और यहाँ बोला निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के संबंध में एकमात्र वर्ड नेगेटिव जाता है। उत्तर मारिए आपका ABC, गर्दा उड़ाइए, आपका आंसर सही जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, मैं एक टीचर हूँ, तो एक टीचर दूसरे टीचर का सपोर्ट करे। आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, क्योंकि आज काफ़ी मैं मूड में हूँ, पढ़ाने के अच्छे मूड में हूँ भाई। और आपको जब भी अच्छे मूड में रहता हूँ आपको मैं बताता हूँ, उस दिन का क्लास काफ़ी बेटर होता है। आइएगा क्वेश्चन पर करते हैं। क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भैया कक्षा 3 और 5 के पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्रों को एकीकृत करना। मैंने आपको एक बार बोला कि EVS की जो प्रकृति है वो एकीकृत है, तो फर्स्ट में ही ना बोल दिया भैया, बोला ये ना बोला, तो ये सबसे बेटर आपका उत्तर A हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन समाहित है, कोमा दे करके दिया हुआ है। अब भैया पूछा आपसे क्या, EVS की कक्षा में निम्नलिखित में किस एक को कम किया जाना चाहिए? बताइए किसको कम करिएगा? आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आपका माइंड टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, किसको कम करिएगा? मेरे दोस्तों स्वतंत्रवाद विवाद तो होना चाहिए, कम नहीं करना है। चित्र वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि भाई 1 to 5 का बच्चा है ना, कथा कहानी तो होना चाहिए ना। लेकिन मेरे दोस्तों विवरण नेगेटिव बात है, इसको कम करना चाहिए, ये माइंड में बैठा लीजिए। आपका उत्तर सबसे बेटर D पड़ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के लिए वास्तविक चुनौती बताइए आप लोग क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के लिए वास्तविक जो चुनौतियां है, परिभाषा एवं जानकारी। मेरे दोस्तों परिभाषा गलत होता है, रटकर सीखना आपका दोस्तों गलत होता है। विवरण अभी मैंने बोला कि विवरण कभी भी आएगा, गोली मार दीजिएगा, उसको छुइएगा नहीं। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने की अवसर है, ये सबसे बेटर आपका D पड़ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सा थीम में उपथीम शामिल है? बताइए थीम में उपथीम कौन सा है? तो भैया एक ही है, जो परिवार और दोस्त है, क्योंकि इसी में आता है परिवार और मित्र दोस्त में ही थीम में उपथीम आता है। आपका उत्तर जो है A पर चला जाएगा। अब आया आपका कूट। EVS में प्रमाणिक सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है, कैसे दीजिएगा आप? तो ऑप्शन दिया हुआ है क्या, पहले कूट को देखे पूरा का पूरा, अब जवाब देने की कोशिश करें वर्णन के द्वारा। विवरण सही है, वर्णन यहाँ अलग चीज है। वास्तविक संवाद प्रयोग द्वारा, लेकिन मेरे दोस्तों सही गलत के रूप में कभी भी कोई कहता है तो आप गलत जाइएगा। तो आपका उत्तर अगर आप मानना चाहेंगे B और C, तो कहीं भी आपको कूट में B और C नहीं है, इसलिए आपको करना पड़ेगा कौन कौन सा ऑप्शन, ये ध्यान से करना पड़ेगा। एक सेकेंड दोस्तों, क्या कहता है A, B और आपका C सही हो जाएगा, केवल D गलत है, गलत सही वाला। ठीक है, तो कुछ कूट के हिसाब से चले, नहीं तो खुद कुटा जाइएगा। अगला प्रश्न है, कभी भी कूट वाले प्रश्न को कूट के हिसाब से जवाब दे, ये बात को नोट करके चलिएगा। यात्रा थीम मुद्दे वाले केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, भाई यात्रा बोले तो यात्रा तो नाम लेते ही मजा आ जाता है कि भाई कहीं यात्रा वाली बात हो रही है, तो मुद्दों को आसपास पे बहस आयोजित करेंगे। जब भी यात्रा से आएंगे ना तो उस पर बहस आयोजित करेंगे, क्या देखा, उसका गुण क्या है, मजा आया, क्या 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 बीता। तो सबसे बेटर मेरे दोस्तों A पर जा रहा है।
ईवीएस के पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है? ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा संसाधन मेरे प्यारे साथियों क्षेत्र भ्रमण है। बच्चों को भ्रमण पर ले जाइए, इससे बेटर कुछ नहीं मेरे दोस्तों। सोने का में सुहागा है ईवीएस के लिए भ्रमण। जल थीम से संबंधित सामाजिक संस्कृति मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। मैं जितना थीम था, ये जो पार्ट है दोस्तों वह काफ़ी वीवीआई पार्ट है ईवीएस का, क्योंकि इसमें जितना भी थीम है ना, सभी थीम पर पेडागोजी सेट किया गया है। तो जल थीम के बारे में बताइए, यात्रा थीम के बारे में हो गया, अब जल थीम के बारे में आप लोग बता दीजिए। मज़ा आएगा और मज़ा ही मज़ा है, मेरे क्लास में तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। तो जल थीम के बारे में बताना है यहाँ पे। सबसे पहली बात, भूमिका निर्वाह विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा कौन सा होगा? सबसे बेटर दोस्तों क्षेत्र भ्रमण ही जाता है। लेकिन भाई क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे कि क्या कहा था। एक सेकेंड मेरे दोस्तों, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रभावी ढंग से, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा क्या चीज के बारे में? जल के बारे में। मेरे दोस्तों जब भी आप भ्रमण करिएगा ना, भ्रमण करिएगा तब पता चलेगा कि किस संस्कृति के लोग, किस समाज के लोग किस प्रकार से जल का संग्रह करते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बेटर मेरे दोस्तों आपका उत्तर 85 का जो जाएगा वह भूमिका निर्वाह सही जाता है, वास्तविक संवाद सही जाता है, क्षेत्र भ्रमण सही जाता है, गृह कार्य नहीं दोस्तों ये गलत है। तो आपका उत्तर ए, बी और सी पर चला जाएगा। ए भी आपका कूट है। कूट को तो मैं बार बार देखता हूं अच्छे से ताकि गलत ना हो। ईवीएस के पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानी, कथाएं, वास्तविक घटनाएं, क्योंकि ईवीएस के लिए वे सूचनाएं सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। बहुत अच्छी बात है। कहानी, कथा क्या है? वास्तविक घटना क्या है? सीखने का समृद्ध स्रोत है। विद्यार्थी, शिक्षकों और समुदाय प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। वे हमें अनुभव और फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। अच्छी बात है। देखिए वे शिक्षकों को ईवीएस शिक्षण शास्त्र के लिए आसान बनाते हैं। नेगेटिव बात है। मारिए आपका एबीसी चला गया। अगला प्रश्न है, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए आकलन का ध्यान? तो सीखने के लिए आकलन, क्योंकि सीखने के लिए आकलन जो होता है वह बच्चों के लिए होता है। और सीटेट कहता है कि बाल केंद्रित ऑप्शन मार के आओ ना, मैं तुमको निकाल दूंगा, मैं आपको पास करा दूंगा। बाल केंद्रित पर चलेंगे और सीखने के लिए जो वर्ड है वह काफी हिट होता है। आप करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करते हैं जो विद्यार्थियों को काम के लिखित से मौखिक दृश्य तक सभी घटकों को उपलब्ध मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक द्वारा उपयोग हो रहा है। क्या चीज का उपयोग हो रहा है शिक्षक द्वारा? रूब्रिक्स का। कभी भी कहे मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करने का काम, तो ये रूब्रिक्स जाता है। आपका उत्तर सबसे बेटर ए इज द राइट आंसर। अगला है, और ये कूट है, कूट को कूट दिया जाए, कूट दिया जाए दोस्तों। चलिए, ईवीएस में आत्म आकलन क्या है? आत्म बोले तो खुद से, आत्म आकलन को बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। बच्चा के लिए ना होगा, सीखने के बारे में आकलन, पकड़िएगा, के बारे में, के लिए आत्म आकलन, दो से गया सही, और के बारे में फिर है, इसको भी सही मारिए। लेकिन का आकलन नहीं मारेंगे, क्योंकि का आकलन वह शिक्षकों के लिए होता है और शिक्षक वाले ऑप्शन से दूरी बना लेना है। आज का लास्ट प्रश्न है, और आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार था। और मज़ेदार होने का वजह है कि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, और आप लोग भी ज़रा एक्टिव हो जाइए और एक बार शेयर जोरदार कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास। और अभी तक लाइक नहीं ठोके हैं, ठोक दीजिए, क्योंकि इस सेशन के बाद
आप एग्ज़ाम में आसानी से बैठिए, आप काफ़ी बेटर तरीका से परफॉर्मेंस करके आइएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए सीटेट को सोल्व करने का, क्वेश्चन को सोल्व करने का, जो तरीका मैं प्रत्येक वीडियो में डालता हूँ। और मेरे यहाँ एक बार देखने के बाद कभी भी आपका स्तर नीचे नहीं जाएगा। क्या कहता है? ईवीएस का सीखना आधारित है। ईवीएस का सीखना सरल से जटिल सिद्धांत पर आधारित है मेरे दोस्तों, इससे बेटर कुछ नहीं है। जटिल से गलत, वैश्विक से स्थानिक, सभी उल्टा कर दिया है। सबको उल्टा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, इसको भी ऐसे होना चाहिए था, इसको भी ऐसे होना चाहिए था, तब सही होता। लेकिन उल्टा लिखा तो मैं क्यों सही करूँगा? कभी भी मैं सरल से जटिल जाऊंगा ना मेरे दोस्तों। तो लाइक भर भर के करे, दोस्तों के पास भर भर के शेयर करे और बताए कि ये भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर सीटेट की पढ़ाइयाँ होती है। और कभी भी इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, कुछ भी मैं नहीं छुपाता हूँ। जिस प्रकार से मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है, मेरा ऑफलाइन का रिकॉर्ड मैं बता देता हूँ। पहली बार जब मैं क्लास शुरू किया, 3 स्टूडेंट था, तीनों स्टूडेंट पास किया सीटेट में, तीनों आज छठा चरण में जॉब कर रहा है। और दूसरी बार 6 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट निकला, एक फेल कर गया। और तीसरा बैच जो ऑनलाइन एग्जाम अब की बार पिछला बार हुआ था, जो अभी सेशन का करा रहा हूँ, 10 स्टूडेंट पढ़ा। स्टूडेंट मेरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, 3 से 6, 6 से 10 हुआ पिछला बार, जिसमें 9 स्टूडेंट पास किए मेरे यहाँ। और अब की बार का रिजल्ट मैं फिर से बताऊंगा आपको, मेरे से जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको केवीएस का भी तैयारियां कराने वाला हूं, वो भी काफ़ी बेटर तरीका से, 100% प्योर और मज़ेदार तरीका से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कभी भी अपने आप को, मैं आपके बारे में बता रहा हूं, अपने आप को एक टीचर मान करके, एक शिक्षक मान करके जवाब देने का कोशिश करिएगा। वो भी क्या, तो बच्चों के हित में। तो जो बच्चों के हित में आप जवाब दीजिएगा, जो ज़्यादा बेटर हो बच्चों के लिए, जो बच्चे के लिए कहीं भी भेदभाव नहीं हो, जो बच्चे के लिए कहीं भी नकारात्मक भावना नहीं हो, जो बच्चों के लिए प्रोत्साहन की भावना हो, वही करके आइएगा, आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेटर बीतेगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है। और काफ़ी लोगों से ये शिकायत है कि काफ़ी लोग ऐसे ही वीडियो देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए। आप लोग सब्सक्राइब करके एक बार घंटी बजा लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फिर से आप सभी को जय हिंद, मुलाकात होगी आपको फिर से अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।